नमस्कार। आज की वीडियो का विषय है मेरी वुल्स्टन क्राफ्ट। दरअसल ये वीडियो उन छात्र छात्राओं की मांग के अनुसार तैयार किया गया है जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न विचारकों के साथ राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम में मेरी वुल्स्टन क्राफ्ट को भी सम्मिलित किया गया है। लिहाजा आज हम वुल्स्टन क्राफ्ट के विचारों के विषय में जानेंगे। तो जानते हैं क्या है वुल्स्टन क्राफ्ट के विचार, विशेष रूप से उनके राजनीतिक विचार। वुल्स्टन क्राफ्ट मूल रूप से एक साहित्यकार हैं, ब्रिटिश लेखक हैं, दार्शनिक हैं और राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से एक महिलावादी अधिकारों पैरोकार हैं, समर्थक हैं। प्रथम महिलावादी विचारक के रूप में उन्हें जाना जाता है यूरोप में। उनकी महत्वपूर्ण कृति विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, ये नारीवादी आंदोलन की दिशा में एक शास्त्रीय कृति, शास्त्रीय रचना मानी जाती है। या यूं कहें कि समूचा जो यूरोपीय नारीवादी आंदोलन है, उसका आधार है ये रचना, ये कृति। मुख्य बात मेरी वुल्स्टन क्राफ्ट के विषय में ये है कि उनकी कृतियां तो महत्वपूर्ण हैं ही, रचनाएं तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका जीवन है, जो यद्यपि संक्षिप्त था। 38 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया, लेकिन इस छोटी सी उम्र में उन्होंने जो कुछ एक महिला के रूप में अनुभव किया अपने जीवन में, और उन अनुभवों के आधार पर उन्होंने समाज को कुछ संदेश देना चाहा कि कैसे एक जस्टिफाइड समाज, एक न्यायपूर्ण समाज, जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान दर्जा, समान सम्मान प्राप्त हो, उन्हें संपत्ति का विषय न समझा जाए जैसा कि पारंपरिक रूप में समझा जाता रहा है। पुरजोर तरीके से उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ये बात रखी। और मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल महिलावादी आंदोलन के प्रभाव स्वरूप कह लें या सामाजिक प्रगतिशीलता इसे कह लें, आजकल जो प्रगतिशील संबंधों की बात, जिन्हें कानूनी मान्यता भी प्राप्त हो रही है धीरे धीरे, जैसे समलैंगिक विवाह, लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, ये सब, इस तरह का जीवन खुद वुल्स्टन क्राफ्ट ने जिया था। वो पारंपरिक रूप में जो वैवाहिक बंधन है उसको स्वीकार नहीं करती थी, और शायद इसकी वजह ये है कि उन्होंने अपने जीवन में अपनी माँ को, अपनी बहनों को और खुद अपना जीवन जीते समय ये देखा था कि कैसे स्त्रियां सामाजिक परंपराओं की शिकार बनती जा रही हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है उनका शिक्षित न होना। इसलिए वुल्स्टन क्राफ्ट का सबसे बड़ा संदेश समाज के लिए, महिलाओं के लिए ये था कि उन्हें शिक्षित बनना होगा सही मायनों में, तभी जाकर समाज में उनको एक सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हो सकता है और उन्हें भी मानवीय गरिमा हासिल हो सकती है। उनके विचारों को विस्तार में जानने से पहले हम थोड़ा सा उनके जीवन पर और प्रकाश डाल लेते हैं। लंदन में जन्मी विल्सन क्राफ्ट अपने माँ बाप की 7 संतानों में से दूसरे नंबर की संतान थी, और शिक्षक के रूप में उनका जन्म हुआ था।
हालाँकि पैतृक संपदा उनके परिवार के पास बहुत थी, लेकिन पिता की बुरी आदतों के कारण वो संपत्ति धीरे-धीरे करके समाप्त होती गई और एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें निहायत गरीबी में जीवन जीना पड़ा। आजीविका हासिल करने के लिए कभी स्कूल का संचालन किया, शिक्षिका के रूप में कार्य किया और यहाँ तक कि विभिन्न लॉर्ड्स के घर में गवर्नेस के रूप में भी कार्य किया। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उनका रुझान लेखन की तरफ बढ़ा और बहुत सी साहित्यिक कृतियां उनके द्वारा लिखी गईं। अनुवादक के रूप में कार्य किया गया। लेखिका होने के साथ-साथ, दार्शनिक होने के साथ-साथ वो एक अच्छी अवलोकनकर्ता भी थीं। उनके समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 में। उसके प्रभाव को जानने के लिए 1792 में 1792 में फ्रांस में भ्रमण किया गया उनके द्वारा और वहां भी हम देखते हैं कि आजीवन कभी किसी महिला के साथ उनका अस्वाभाविक संबंध रहा तो कभी पुरुष के साथ बिना विवाह के संबंध रहा और उन संबंधों से संतानें भी हुई। बाद में चलकर विलियम गॉडविन के साथ उन्होंने विवाह किया। हालांकि लंबे समय तक वो उस वैवाहिक संबंध को का आनंद नहीं ले सकी और बेटी के जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई किसी इन्फेक्शन से। लेकिन जीवन जो उतार चढ़ाव युक्त रहा, नाना कटु अनुभवों से युक्त रहा, उसने मेरी wollstonecraft को शायद प्रेरित किया इस बात के लिए कि वो महिलाओं के लिए कुछ कर जाएं, कुछ संदेश दे जाएं। बड़े-बड़े दार्शनिक और साहित्यकार लोगों से उनकी मित्रता थी इंग्लैंड में, जिनमें थॉमस पेन, थॉमस हॉलक्राफ्ट, विलियम ब्लैक और साहित्यकार वर्ड्सवर्थ ये सभी सम्मिलित थे। छोटे से जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं उनके द्वारा लिखी गईं, जिनमें थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर्स, ओरिजिनल स्टोरीज फ्रॉम रियल लाइफ, मेरी अफेक्शन नॉवेल है और राजनीतिक चिंतन के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन ये पुस्तक रूढ़िवादी विचारक एडमंड बर्क के विचारों के विरोध में लिखी गई। एडमंड बर्क वास्तव में जो पारंपरिक समाज था इंग्लैंड का, जो पुरुष प्रधान समाज था, जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, कुलीन तंत्रीय समाज था, एडमंड बर्क उसके बहुत बड़े समर्थक थे। और जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में के समय राजशाही का विरोध किया गया लोगों के द्वारा, तो बर्क ने उसकी आलोचना की। बर्क की इस आलोचना के विरोध में मेरी wollstonecraft एरिस्टोक्रेसी को डिनाउंस करती हैं और एक प्रगतिशील गणतांत्रिक समाज की वकालत करती, जिसमें वर्ग और आर्थिक स्थिति का भेद समाप्त हो जाता है, व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में सम्मान होता है। वो एक ऐसे समाज की कल्पना करती थी। वो कैसे विलेज लाइफ की कल्पना करती थी, आदर्श ग्राम समाज की कल्पना करती थी, जिसमें हर व्यक्ति के पास इतना लैंड हो, इतनी भूमि हो, इतना बड़ा फार्म हो उसका, जहां से वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके।
हम देखते हैं गांधी का ग्राम स्वराज भी कुछ इसी तरह का आत्मनिर्भरता से युक्त ग्रामीण समुदाय था, ग्राम था। वुल्स्टनक्राफ्ट यूरोप के विषय में ऐसे आदर्श समाज की कल्पना कर रही थी। उस समय जबकि औद्योगिक क्रांति हो गई थी, पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। ऐसे में इस तरह के आदर्श समाज की बात करना एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था, एक क्रांतिकारी विचार था। फिर भी एक तार्किक समाज के गठन की दिशा में वुल्स्टनक्राफ्ट इस आदर्श को आवश्यक मानती। 1794 में एन हिस्टोरिकल एंड मॉरल व्यू ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये पुस्तक लिखी गई वुल्स्टनक्राफ्ट के द्वारा, और लेटर्स रिटन ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क, ये 25 लेटर्स का संग्रह है जिसमें इन देशों में रहते हुए जो अनुभव हुए वुल्स्टनक्राफ्ट को, वो संचित किए गए। 1798 में एक और उपन्यास आता है उनका, द रॉन्ग्स ऑफ वुमन और मारिया। विलियम गॉडविन जो उनके पति बने जीवन के अंतिम दौर में, उन्होंने एक उनके स्मृति में लेखन किया, और वो लेखन हालांकि आलोचना का विषय भी बना, लेकिन उस लेखन के बाद ही वुल्स्टनक्राफ्ट के विचारों और जीवन के विषय में दुनिया को बहुत सारे ऐसे तथ्य पता चले जो अभी तक छुपे हुए थे। तो इन सारी रचनाओं में और खासतौर से विलियम गॉडविन के मेमोयर में जो कुछ मिलता है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए, एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मेरी वुल्स्टनक्राफ्ट के विचार क्या थे। सबसे पहले तो क्राफ्ट ये मानती है कि पूरी दुनिया में और यूरोप के प्रगतिशील समाज में भी महिलाओं का जो दोयम दर्जा है, सेकंड कैटेगरी का जो सिटीजन माना जाता रहा है, उसके लिए सबसे बड़ा उत्तरदायी कारण असमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जो पुरुषों के एजुकेशन की बात तो करती है, लेकिन महिलाओं को के लिए शिक्षा उनकी प्रगति के लिए आवश्यक नहीं मानती थी। वुल्स्टनक्राफ्ट ने इस नीति को चुनौती दी और यह कहा कि शिक्षा व्यवस्था ही वो माध्यम हो सकती है जो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो दोयम दर्जे का बर्ताव हो रहा है, उससे उन्हें मुक्ति दिला सकती है। शिक्षा एक बड़ा अस्त्र है महिला विकास की दृष्टि से, ऐसा वुल्स्टनक्राफ्ट ने माना और दुनिया के सामने अपनी ये विचार रखी। ये वो दौर था जब बिरले रूप में महिलाएं शिक्षित होती थीं। शिक्षा की व्यवस्था केवल पुरुषों के लिए थी, केवल लड़कों के लिए थी। इवन रूसो जैसा दार्शनिक भी ये कहता है कि महिलाओं की शिक्षा पुरुषों के आनंद के लिए होनी चाहिए। ये विचार भी दिया जाता था कि महिलाओं को इसलिए शिक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें परिवार का पालन पोषण करना है, और उनकी शिक्षा भी इसी दिशा में होनी चाहिए कि कैसे बेहतर तरीके से परिवार का पालन पोषण किया जा सके। वुल्स्टनक्राफ्ट एक उदारवादी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना करती हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए।
और ये मानती हैं कि बालकों के समान बालिकाओं के लिए भी एक जैसी ही शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए और ऐसा करके न केवल महिलाओं की स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, बल्कि संपूर्ण समाज की स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत में महिला शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था सावित्रीबाई फुले के द्वारा, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका मानी जाती। और इस प्रयास में उन्हें कितनी कठिनाई, कितनी चुनौतियां झेलनी पड़ी थीं, लेकिन फिर भी वो अडिग रहीं महिलाओं की शिक्षा के लिए। तो महिला शिक्षा की दृष्टि से, उसके प्रयास की दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि भारत का समाज यूरोप से ज्यादा प्रगतिशील रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी समान रूप से महिलाओं को पुरुषों के समान ही शिक्षा के अधिकार के साथ-साथ अन्य अधिकारों की व्यवस्था भी दी। तो इस दृष्टि से हमारा संविधान भी समय से आगे है। जहाँ तक मेरी वुllस्टनक्राफ्ट की बात है, 18वीं शताब्दी में वो ये कह रही थी यूरोप में कि सामाजिक व्यवस्था का गठन तार्किक आधार पर होना चाहिए। अभी तक यूरोपीय समाज में ये माना जाता था कि पुरुष महिलाओं से उच्च हैं, प्रकृति ने उन्हें ज्यादा बलिष्ठ बनाया है, उनकी प्रभुता समाज पर होनी चाहिए, स्त्री पर होनी चाहिए। वुllस्टनक्राफ्ट ये कहती हैं कि नहीं, ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को समान बनाया है। दोनों में संवेदना और तर्क शक्ति है। चूंकि दोनों मनुष्य हैं, इसलिए दोनों को दर्जा समान प्राप्त होना चाहिए, दोनों को अधिकार समान प्राप्त होने चाहिए, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। और जहां तक महिलाओं के संवेदनशील होने की बात है, ये संवेदना भी समाज के लिए उपयोगी है और इसका प्रयोग भी तार्किक आधार पर किया जाना चाहिए। वुllस्टनक्राफ्ट ये कहती हैं, ये तर्क देती हैं कि पारंपरिक समाज में महिलाओं को बचपन से ही इस बात की शिक्षा दी जाती है कि सौंदर्य पर सिर्फ स्त्रियों की प्रभुता है। मतलब स्त्रियां जिस चीज के लिए जानी जाती हैं, वो उनका शारीरिक सौंदर्य है। जबकि वुllस्टनक्राफ्ट ये कहती हैं कि सौंदर्य तो बाह्य चीज है, महिलाओं में वो आंतरिक क्षमता है कि वो बहुत कुछ कर सकती हैं समाज के लिए, अपने लिए। केवल सौंदर्य को लेकर खुशफहमी पालना या उसी में डूबे रहना, ये जीवन की सार्थकता को प्रमाणित नहीं करता। तो वुllस्टनक्राफ्ट ये भी आगाह करती हैं स्त्रियों को कि वो अपने इस सौंदर्य अभिमान से बाहर निकलें और नाना तरह की प्रतिभाओं को हासिल करें, क्षमताओं को हासिल करें। कभी-कभी वुllस्टनक्राफ्ट ये भी कहती हैं कि महिलाओं की जो अति संवेदनशीलता है, ये उनकी कमजोरी है, जो उन्हें तार्किक बनने से रोकती है। होना ये चाहिए कि महिलाएं शिक्षा के माध्यम से अपनी तर्क शक्ति का विकास करें और संवेदना के साथ उसका सामंजस्य बिठाएं। दोनों का ही जीवन में महत्व है, चाहे वो पुरुष का जीवन हो, चाहे स्त्री का। जीवन में संवेदना भी चाहिए और तार्किकता भी चाहिए। संवेदना हमें मानवीय मूल्यों की तरफ ले जाती है और तार्किकता प्रगतिशील बनाती है, समझ बढ़ाती है, व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करती है। शिक्षा पर बहुत बड़ा
फोकस था वोल्स्टनक्राफ्ट का। और चूंकि एक संपूर्ण समाज की स्थापना उनके विचारों का लक्ष्य है, इसलिए वो चाहती थी कि बालकों को भी स्कूली शिक्षा के साथ-साथ घरेलू शिक्षा दी जानी चाहिए। मैं बता दूं कि आज के नारीवादी आंदोलन में जो थर्ड और फोर्थ वेव का नारीवादी आंदोलन है, उसमें पुरुषों को, बालकों को भी घरेलू कामकाज में शिक्षित करने की बात कही जा रही है। श्रम विभाजन कुछ इस तरीके से किया जाना चाहिए जिसमें दोनों ही सार्वजनिक जीवन में भी और घरेलू जीवन में भी अपने निर्धारित दायित्वों को समझकर उसके अनुसार कार्य कर सके, एक सामंजस्य की स्थापना हो सके। और जब घर में सामंजस्य होगा, तो उसका प्रतिबिंब पूरे समाज में दिखाई देगा, क्योंकि परिवार समाज की मूल इकाई है। 18वीं शताब्दी में वुllstonecraft भी ये कह रही थी अपने अनुभव के आधार पर कि बालकों को घर में भी शिक्षा इसलिए दी जानी चाहिए ताकि वो घर के जो प्यार का वातावरण है, घर का जो आनंद है, पारिवारिक जीवन का जो आनंद है, उसको समझ सकें और उस आनंद में खुद भी साझेदार बन सकें। पारंपरिक रूप में ये माना जाता रहा है कि पुरुष का कार्य घर के बाहर का है, अर्निंग है, और महिला का कार्य घर का है। वुllstonecraft कह रही थी, दोनों के लिए दोनों क्षेत्र हैं। पुरुष को भी घर के आनंद की आवश्यकता है, और ये आनंद तभी मिलेगा जब वो घर में शिक्षित दीक्षित होगा, घर के वातावरण को समझेगा, घर के संबंधों को समझेगा। वो बालकों और बालिकाओं की सह शिक्षा की भी समर्थक थी, क्योंकि उनका मानना था कि अल्टीमेटली जो विवाह संबंध स्थापित होते हैं, वो दोनों के मध्य होते हैं, और ये वैवाहिक संबंध समाज के सीमेंट के रूप में कार्य करता है। अगर वैवाहिक जीवन सुखी होगा, पारिवारिक जीवन अच्छा होगा, तो सामाजिक संबंध भी अच्छे होंगे। समाज का निर्माण भी सकारात्मक दिशा में होगा। इसलिए स्त्रियों के साथ-साथ पुरुषों को भी एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। महिला शिक्षा की ज़रूरत इसलिए भी उन्होंने समझी कि उन्होंने देखा था कि महिलाएं घर में बच्चों को शिक्षित करती हैं। तो अगर वो शिक्षित होंगी, तो उनके बच्चे भी शिक्षित होंगे। साथ ही वो ये भी कहती हैं कि महिलाओं को पति की पत्नी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पति की साथी के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे 2 साथी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं, वैसे ही घर में वैवाहिक संबंधों में बंधकर 2 व्यक्ति, पति और पत्नी, साथ-साथ मिलकर सारी ज़िम्मेदारियों को उठा रहे हैं। पति और पत्नी के बीच का संबंध कहीं न कहीं अधीनता और प्रभुता का संबंध बन जाता है। वुllstonecraft इसके खिलाफ है। वो दोनों के समान अधिकारों की बात करती, और पारंपरिक रूप में जो वैवाहिक संस्था है, वो उसको पितृ सत्तात्मक समाज की देन मानती हैं, और पति पत्नी के पारंपरिक संबंधों को वो परिवार और समाज के लिए हानिकारक मानती। साथ ही वो व्यक्ति के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर देखा वुllstonecraft ने कि विवाह अक्सर आर्थिक कारणों से किया जाता है, कि आगे का जीवन निर्वाह स्त्री का कैसे होगा,
उसका विवाह किसी अर्निंग पुरुष के साथ कर दिया जाए। लेकिन वुllstonecraft कहती हैं कि इस आधार पर जो विवाह किया जाता है, उसमें प्यार की कमी होती है, और जब प्रेम की कमी होती है, तो उस प्रेम की तलाश स्त्री के द्वारा या पुरुष के द्वारा बाहरी दुनिया में प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। दूसरे लोगों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं प्रेम की तलाश में। तो अगर वैवाहिक जीवन में ही प्रेम हो, दोनों साथी के रूप में कार्य करें, अधीनता और प्रभुता का संबंध ना हो पति पत्नी के मध्य, तो वो प्यार परिवार में ही हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश, जैसा कि क्राफ्ट बताती हैं, कि पितृसत्तात्मक समाज में ये पारंपरिक वैवाहिक संबंध कहीं न कहीं प्रेम से अछूता रह जाता है। ऐसा क्राफ्ट का विचार है, हालाँकि इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है, करते भी हैं लोग। लेकिन ये विचार क्राफ्ट के अपने जीवन के अनुभवों पर आधारित है। जो कुछ उन्होंने अपने माता-पिता के वैवाहिक जीवन में देखा था, या अपनी बहनों के वैवाहिक जीवन में देखा था, या खुद अपने जीवन में अनुभव किया था, विवाह और विवाह से इतर संबंधों के रूप में। एक नारीवादी पैरोकार के रूप में wollstonecraft केवल सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में ही महिलाओं की बराबरी की बात नहीं करती, उनके अधिकारों की बात नहीं करती, बल्कि वो ये मानती हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उन्हें नागरिक अधिकार मिलने चाहिए, उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए, और खुद महिलाओं को भी राजनीति के क्षेत्र में आगे आना चाहिए, खुद प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना चाहिए, और जीवन के विविध क्षेत्रों में आगे आने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वो उसके काबिल हैं। ये इस पारंपरिक सोच के तहत उन्हें नहीं दबा रहना चाहिए कि ये क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए। तो हर पारंपरिक व्यवस्था जो महिलाओं का दमन करती है, wollstonecraft उसके खिलाफ दिखाई देती हैं, और सभी क्षेत्रों में महिलाओं को आगे आने की सिफारिश करती हैं, ताकि वास्तविक जगत में वो अपना सम्मान और अधिकार खुद हासिल कर सकें। लेकिन इन सब की सीढ़ी है समान शिक्षा व्यवस्था। आजकल भारतीय शिक्षा नीति के तहत नई शिक्षा नीति जो 2020 में अपनाई गई है, निर्मित की गई है, उसमें कौशल विकास पर जोर दिया जा रहा है कि हर विद्यार्थी को कोई ना कोई कौशल आना चाहिए, जिससे वो अपनी आजीविका भी अर्जित कर सके, और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना भी क्षमता के साथ कर सके। 18वीं शताब्दी में wollstonecraft महिलाओं के लिए कौशल शिक्षा की बात कर रही थी, लेकिन किस लिए? कि जरूरत पड़ने पर वे अपने और अपने बच्चों की देखभाल करने में सक्षम हो सके। ये वो समय था जब अधिकांश महिलाएं घर में रहती थीं, और जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर कि अगर उनका जो पुरुष सदस्य है परिवार का, वो नहीं रहता है, तो उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये एक चिंतनीय विषय था। इस चिंता को दूर करने के लिए wollstonecraft कहती हैं कि हर महिला को शिक्षा देते समय कोई ना कोई कौशल जरूर सिखाया जाना चाहिए। और इसी लिहाज से आजकल हम देखते हैं कि
हस्तशिल्प कौशल विकास में महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को खास तौर से आगे लाया जा रहा है, ताकि वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। वुllस्टनक्राफ्ट महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों के अधिकारों की बात भी करती और ये कहती हैं कि दासता का कोई भी रूप, शोषण का कोई भी रूप अमानवीय है। चाहे किसी स्थिति में पुरुष शोषण का शिकार हो, दासता का शिकार हो, वो भी उचित नहीं है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के अधिकारों की स्थापना की जानी चाहिए, प्रस्थापना की जानी चाहिए, उनको मान्यता मिलनी चाहिए। तो इस तरह से एक राजनीतिक दार्शनिक के रूप में अगर हम वुllस्टनक्राफ्ट को देखते हैं, तो वो एक बड़ी महिलावादी विचारक के रूप में सामने आती हैं। हालाँकि उस समय महिलावाद जैसी कोई चीज़ नहीं थी, कोई आंदोलन नहीं था। 20वीं शताब्दी में जैसे-जैसे नारीवादी आंदोलन ने तेज़ी पकड़ी, वैसे-वैसे वुllस्टनक्राफ्ट के विचार प्रासंगिक होते गए और उन्हें सभी महिलावादियों का जनक कहा जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सभी महिलावादियों की जनक या जननी वुllस्टनक्राफ्ट को माना जाता है। हालाँकि जो जीवन उनके द्वारा जिया गया, जिस तरह की जीवन शैली थी उनकी, उसको उनके समय में बहुत आलोचना का शिकार बनना पड़ा। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ उनके विचारों का महत्व समझा गया और उसका प्रभाव हम आज के समाज में देखते हैं, नारीवादी अधिकारों के संदर्भ में। 19वीं 20वीं शताब्दी तक आते-आते उनकी पुस्तकें इतनी लोकप्रिय हो गईं कि कई भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया और लॉरा ब्रश जैसी लेखिका वुllस्टनक्राफ्ट के लिए कहती हैं कि वे एक गुलाम विरोधी सामाजिक कल्पनावादी थी। इतना ही नहीं, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जो भारतीय मूल के हैं, अमर्त्य सेन, उन्होंने जो पुस्तक लिखी द आइडिया ऑफ जस्टिस, उसमें भी वो वुllस्टनक्राफ्ट के प्रयासों की सराहना करते हैं और खुद उससे प्रभावित हैं। बहुत सारी लेखिकाएँ हैं, लेखक हैं, जैसे सेंडिंग बर्जेस, एलन कॉफी, लीना हेल्डेनियस, इन सब ने वुllस्टनक्राफ्ट के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को किसी भी प्रकार की अधीनता के विरुद्ध माना और इस प्रकार एक उदारवादी विचारक के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया, जो महिला स्वतंत्रता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत से विचारकों ने उनके शिक्षण मॉडल की सराहना की और सक्षमता दृष्टिकोण से उसकी तुलना की। सक्षमता दृष्टिकोण क्या कहता है कि अगर किसी शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाना है, तो उसके अंदर वो क्षमता डेवलप की जानी चाहिए, वो योग्यता विकसित की जानी चाहिए कि वो अवसरों का लाभ उठाने में खुद सक्षम हो सके। और इसी सक्षमता की बात वुllस्टनक्राफ्ट ने भी कही। शिक्षा को महिला सक्षमता का सबसे बड़ा माध्यम उन्होंने बताया कि महिलाओं को अगर समान बनाना है, तो शिक्षा के माध्यम से उन्हें सक्षम बनाया जाना चाहिए। अमेरिकी जो महिलावादी विचारक हैं, समसामयिक एलिजाबेथ कैंडी, स्टैंटन और मार्गरेट फुलर, उन पर भी
वुllस्टनक्राफ्ट के विचारों का बहुत प्रभाव दिखाई देता है। हम देखते हैं कि नारीवाद की जितनी भी धाराएँ रही हैं, उन सभी धाराओं का जो उद्गम बिंदु है, वो वुllस्टनक्राफ्ट के विचार हैं। तो ये थे मेरी वुllस्टनक्राफ्ट के राजनीतिक विचार या नारीवाद से संबंधित विचार। धन्यवाद।